दोस्तों नमस्कार। यूपी की सियासत को अगर साधना है तो पूर्वांचल को साधने का हुनर आपके पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत के घोड़े को अगर थामना है तो पूर्वांचल को थामने की स्थितियों को भी आपको समझना होगा। और पूर्वांचल का मतलब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक इलाका भर नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहचान, आंदोलन की पहचान, संघर्ष की पहचान, छात्र आंदोलन की पहचान, और तो और इस देश के एक प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से ही निकले, चंद्रशेखर। और इस देश के भीतर के पूर्वांचल से एक ऐसे नेता भी निकले जिसने इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को भी बांध दिया, जयप्रकाश नारायण। और अजीबोगरीब संयोग है, बलिया के इलाके में बीजेपी के खिलाफ ही बागी उम्मीदवार एक दो नहीं 4 हैं। लेकिन सवाल आज पूर्वांचल का है। पूर्वांचल के साथ नेताओं की साख भी जुड़ी है और नेताओं की साख मटिया मेट हो जाए, यह भी आने वाले 2 चरणों में जाकर जुड़ गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के कयास अपने अपने तरीके से पूर्वांचल को लेकर लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन 111 सीटों की परिस्थितियों को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। दर्जनों नेताओं की राजनीतिक साख पूर्वांचल की जीत हार से टिकी है। उनकी अपनी राजनीति भी पूर्वांचल की जीत हार से टिकी है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में राजनीति होगी कैसे, यह भी पूर्वांचल की जीत हार पर टिकी है। सीधे कहें तो पूर्वांचल की हवा का रुख तय कर देगा योगी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। पूर्वांचल की हवा का रुख तय कर देगा देश के प्रधानमंत्री जो मां गंगा का नाम लेकर बनारस पहुंचे थे। आने वाले वक्त में उनकी यह सियासत चलेगी या डूब जाएगी। यह भी तय हो जाएगा कि जो हिंदू वाहिनी को खड़ा किया योगी आदित्यनाथ ने, उसकी साख बची है या नहीं बची है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उत्तर प्रदेश के भीतर में अपने हिंदुत्व की विचारधारा का असल प्रयोग पूर्वांचल से ही किया है, तो उसकी अपनी लोकप्रियता, अपनी विचारधारा और अपनी साख भी दांव पर लगी है। इतना ही नहीं, नेताओं की एक लंबी फेरिस्त है जो इस पूर्वांचल से निकले हैं और छोटे छोटे राजनीतिक दल बनाकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों को बांधने और अपने अनुकूल करने के हुनर को वो जानते हैं। उनकी साख भी दांव पर लगी है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो या फिर अपना दल के दूसरे हिस्से की कृष्णा पटेल हो। उत्तर प्रदेश के भीतर में पूर्वांचल के भीतर की स्थिति इस बार तय कर देगी दोनों में से किसकी राजनीति आगे जाएगी। क्या एक दफन होगी या फिर दोनों दफन हो जाएगी। इतना ही नहीं, राजभर जो कल तक बीजेपी के साथ खड़े थे, आज वो साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के। उनकी साख भी दांव पर है इसी पूर्वांचल में। आने वाले वक्त में अगर जीत मिलेगी तो उनका परचम लहराएगा और उत्तर प्रदेश में छोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व बचा रह जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नेता जो कहता है कि हमारे पीछे पूरा समुदाय हमारा चल पड़ता है, उस पर कल हमला हो गया और हमले के बाद उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी जिस तरीके से निकल कर आई और सड़क पर से ही उन्होंने ऐलान कर दिया उन्हीं बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो वो खुद बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन समझती हैं सियासत और उसके हुनर को कैसे बांधा जाए और कब खोला जाए, तो साख पर तो वह भी है। इतना ही नहीं, आरपीएन सिंह भी इसी इलाके से आते हैं। उन्होंने मान लिया था कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से उन्होंने मांगा कि इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही तो नेता हैं और उसी दिशा में वो चल पड़े। अगर अपने इलाके में वह जिता नहीं पाए तो फिर क्या होगा, उनकी साख पर भी बट्टा लगेगा। इस फहरिस्त में संजय निषाद का जिक्र भी करने की जरूरत है। निषाद पार्टी ने भी अपने तौर पर अपनी अकड़, अपनी हुकूक के जरिए बीजेपी को डिगाया भी है और समझाया भी है और इस बात का जिक्र भी खुले तौर पर किया है कि हम सैकड़ों सीटों पर प्रभाव रखते हैं। सामने परिस्थिति खड़ी है, तकरीबन 60 सीटों पर कोई प्रभाव उनका बचेगा या नहीं बचेगा, यह भी एक सवाल है। यानी छोटे छोटे राजनीतिक दलों की इस दौर 2022 की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी, यह तय पूर्वांचल से ही होना है। पूर्वांचल को ही तय करना है कि मठ की राजनीति जिस लिहाज से निकली और बीते 6 दशकों से यानी 60 के दशक से जो गोरखपुर का मंदिर या गोरखपुर मठ जो है, जिसकी सियासत के आगे
आरएसएस को भी नतमस्तक होना पड़ा, बीजेपी को भी नतमस्तक होना पड़ा, जनसंघ को भी एक वक्त झुकना पड़ा। उसकी सियासत इस दौर में सबसे बड़ी परीक्षा की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। होगा क्या? यानी इन 111 सीटों को परखना शुरू कीजिएगा तो पिछली बार बीजेपी ने 76 सीटें जीती जरूर थी। उनके सहयोगी दलों की भी स्थिति इन्हीं इलाकों में मजबूत हुई थी। यहीं से राजभर निकले थे, यहीं से अनुप्रिया पटेल निकली थी। उन्हीं की जीत ने तय किया था कि आने वाले वक्त में जातियों की राजनीति को आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। और इसी इलाके के भीतर में आजमगढ़ का इलाका भी आता है, जो अपने गढ़ के तौर पर अखिलेश यादव देखते हैं। यानी तमाम मोदी लहर के बावजूद भी 2019 में जीत मिली थी अखिलेश यादव को आजमगढ़ से। यह अलग मसला है, वो वहां से निकलकर यादव बेल्ट में चले गए। अपने अपने गढ़ को दोबारा से गढ़ना और अपने अपने गढ़ को बचाना और अपने अपने किले में खड़े होकर राजनीति और सियासी चालों को चलना पूर्वांचल की यह पुरानी परंपरा रही है। लेकिन इस पूर्वांचल का सबसे बड़ा दर्द यही है कि यह वह इलाका है जहां पे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1 करोड़ छोटे और मंझोले सीमांत किसान रहते हैं, जो सरकार के 6,000 रुपए पर जिनकी जिंदगी चलती है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब आप चले जाते हैं, जिस पूर्वांचल का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर इन किसानों की आय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में आधी से कम है। यानी जो किसानों की आय भी दुगनी करती थी, वह भी अगर पूर्वांचल के किसानों की आय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बराबर भी कर देते तो उनकी आय दुगनी हो जाती। गजब की स्थिति है। जो गरीबी देखी है, जिस मुफलिसी को प्रवासी मजदूरों ने इस पूर्वांचल में देखा है, बीएचयू के छात्र आंदोलन ने और छात्रों की अपनी राजनीति ने जिस बिसात को पूरे देश में बिछाने की कोशिश की, और जेपी के आंदोलन के वक्त भी इसी बीएचयू से निकलकर लोग पटना पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी को साधना था। एक ऐसे इलाके में और इस वाइब्रेंट इलाके में वोटिंग की शुरुआत कल से होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि यहां जब सभी की साख दांव पर है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर जिसने पहचान पा ली हो, चाहे छोटे छोटे राजनीतिक दलों को संभाले हुए शख्स हो, या फिर जातीय समीकरण को अपने व्यक्तित्व और अपनी जीत के आश्रय जो नेता खड़ा करते हैं, उनकी भी साख इसी इलाके में दांव पर है। यह इलाका बड़ा शानदार है। इस इलाके के भीतर में गरीबी और मुफलिसी का आलम यह है, कोई भी किसान अपने बच्चे को दोबारा से किसानी के इलाके क्षेत्र में जाने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है वो बच्चा पढ़े, वो चाहता है वो बच्चा नौकरी करे। लेकिन इस दौर में मोदी सरकार ने जो नौकरी का पाठ भी दिया है कि हम दरअसल नौकरी नहीं देते हैं, हम रोजगार का वातावरण बनाते हैं, और रोजगार का वातावरण ई कॉमर्स से बनता है, स्टार्टअप से बनता है। कमाल की सोच है। यानी जो पूर्वांचल का इलाका राजनीति का ककहरा गर्भ से ही सीख कर निकलता है, जो किसान देखता है अपने मां बाप को संघर्ष करते हुए बचपन की दहलीज पर ही, जहां पर स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई जिस छत और टप्पर पर होती है, जिस खपरेल टप्पर के नीचे होती है, वहां से भी इस देश में आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में भी यहां से निकले हुए लोगों की कतार है, आईएएस में भी है, आईपीएस में। वहां पर वोटिंग होनी है, और इस वोटिंग के भीतर का अनूठा सच कई तरीके से घेरता है। खास तौर से बलिया का जिक्र करने की जरूरत है। बलिया के भीतर में बीजेपी के नेता ही बागियों की पहचान के साथ खड़े हो गए हैं। और इन इलाकों में जब आप इस पूरी पट्टी में घूमेंगे तो यहां और दूसरी तरफ बिहार है, दोनों की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कमोवेश एक सरीखी रहती है। और कहते हैं जब सत्ता को डिगाना होता है तो इन इलाकों को जागृत कर दीजिए। और इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो उस दौर में भी जब आंदोलन होते थे, संघर्ष होता था, इन्हीं इलाकों के भीतर से संघर्ष की लौ निकलती थी। वहां पर वोटिंग होनी है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस जगह का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, हमने 3-4 बातों का खास तौर से जिक्र किया। उसमें एक हिंदू वाहिनी का पूरा कैडर निकला हुआ है, क्योंकि उसे पता है 2002 के बाद से पहली बार ऐसी चुनौती आई है, अगर बाबा गिर गए, बाबा दोबारा सीएम नहीं बन पाए, तो फिर हिंदू वाहिनी मटिया मेट हो जाएगी। आरएसएस को भी पता है, उसने पिक एंड चूज किया था दिल्ली के कहने के विरोध में योगी आदित्यनाथ को। उसकी भी पूरी सियासत उसी जगह सिमटी हुई है। चाहे अयोध्या दूर हो, लेकिन यहां पर बनारस है। काशी कॉरिडोर में घूमते हुए प्रधानमंत्री यूं ही नजर नहीं आए।
वो जानते हैं कि आस्थाओं के आश्रय समाज चलता है, लेकिन आस्था के भीतर जब आपने एक आधुनिक मंदिर को बनाने के लिए, कॉरिडोर को बनाने के लिए तमाम छोटे छोटे मंदिरों को ध्वस्त किया और कल तक जिन जगहों पर पूजा होती थी उन जगहों पर जो खंडहर नजर आने लगे, उसका आक्रोश भी वहां पर महंतों के भीतर भी समाया हुआ है। वो क्या असर डालेगा? सिलसिलेवार तरीके से अब जरा परखने की कोशिश कीजिए। किसानों की स्थिति, जो पहले चरण में किसान है उनकी संख्या लगभग 45 लाख, और उसमें सबसे ज्यादा गोरखपुर में ही किसान है। छोटे और सीमांत किसान 5,12,559 किसान हैं, जो सरकार की लिस्ट कहती है। उसके बाद दूसरा नंबर जो निकल कर आता है वह कुशीनगर का है। कुशीनगर उससे और जरा सा आगे है, वो 5,30,000 किसानों को अपने यहां समेटे हुए है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं। 45 लाख पहले फेज में, लगभग 50 लाख के लगभग दूसरे फेज में, 1 करोड़ के लगभग, और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में 2.5 करोड़ किसान सरकार की लिस्ट में छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कि अपनी जिंदगी की परेशानी को चुनाव से जोड़कर ही देखते हैं। खासतौर से पूर्वांचल में, बाकी जगहों पर नहीं देख पाते, यहां देखते हैं। शायद इसीलिए यहां पर जो मुद्दे चलते हैं उसमें आवारा पशुओं के मुद्दे किसानों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। क्या वह चुनाव में ऐसा असर डाल पाएंगे जो पूर्वांचल की हवा भी एक आवारा हवा की तरह बहे, या उस आवारा हवा के भीतर भी एक ऐसी परिस्थिति को लाकर खड़ा कर दे जो दिल्ली तक को पाठ पढ़ा दे? क्या यह संभव है? महंगाई का दौर हो या फिर इस दौर में बेरोजगारी की परिस्थिति हो, बीएचयू की राजनीति हो और वहां पर लड़कियों का शोर हो, जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ी तादाद में लड़कियों को जगाने का काम प्रियंका गांधी ने अपने तौर पर किया, इन इलाकों में भी किया। लेकिन कांग्रेस का संकट दोहरा है। एक तरफ कमलापति त्रिपाठी से इस इलाके में उनकी पहचान थी, आज कमलापति त्रिपाठी के पौत्र जो हैं वह भी कांग्रेस छोड़कर चले गए टीएमसी में। कांग्रेस 2024 की बिसात तो नहीं बिछा रही है, और 2022 की बिसात में अखिलेश यादव कहीं खड़े तो नहीं हो गए हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ को पता है कि इस इलाके में नहीं जीते तो लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे। नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर इस इलाके में उनका चमत्कार नहीं चला तो जो लार्जर लाइफ की राजनीति है वो ढह जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, और उसे बांधना और सीखना शायद बड़ा मुश्किल होगा। पूर्वांचल की सीख यही है। आरपीएन सिंह यहीं से निकले, स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से निकले, जो कि अब समाजवादी पार्टी में चले गए। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों की असल लड़ाई भी इसी इलाके में है। ब्राह्मणों को लेकर कई सवाल हैं, और सामने जब ठाकुर खड़ा हो, कल तक महात्मा था, आज ठाकुर है, तो फिर वो राजनीति की तीक्ष्णता कहीं ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। इस दौर में संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के हैं, उनकी भी राजनीति दांव पर है। इस इलाके में अपना दल कर्णावती संभाले हुए कृष्णा पटेल, उनकी भी साख दांव पर है। इस फरिश्त में पहली बार ऐसा मौका आया है जब 2014, 2017, 2019 तीनों चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसका जो पैमाना था वो लगभग 70 से 80% इस इलाके में रेंग रहा था। लेकिन आज की तारीख में इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परिस्थिति छिटपुट कहीं कहीं हो सकता है, जहां पर धर्म के आधार पर राजनीति खेली जा रही है, और वह भी लगभग 15 से 20% से ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अगर हाशिए पर चला गया तो बीते 3 चुनाव से इतर यह 2022 का चुनाव पूर्वांचल में होने वाला है। जो जातीय समीकरण की परिस्थिति है, जब उसने पॉलिटिकल पार्टीज को बदल लिया, कल तक बीजेपी में थे, आज समाजवादी पार्टी में आ गए, कल तक एक उधर था एक इधर आ गया, उसके अंदर से उम्मीदवार निकलकर छलांग मारते हुए इधर से उधर जाने लगे। क्या यह कहीं ध्रुवीकृत कर पाएगा? इसकी भी अग्नि परीक्षा इसी पूर्वांचल में होनी है। खासतौर से जो पहले चरण की वोटिंग होनी है उसमें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर और सिद्धार्थ नगर, इन इलाकों में जो प्रवासी मजदूर लौटे और जो मनरेगा से जुड़े, उनकी तादाद तकरीबन 1,32,000 है। लेकिन 1,32,000 प्रवासी मजदूर जो कल तक बाहर काम करते थे, अब बाहर काम कर पाने की स्थिति इस देश में, कोरोना काल खत्म हो रहा है फिर भी नहीं बन पा रही है, उनके पास मनरेगा में काम देने के लिए 1,32,000 में से सिर्फ 18,000 को काम मिल पाया। ये जो पूरे के पूरे हमने जिले आपको गिना दिए,
उनके भीतर के सवाल कोई मायने रखेंगे या नहीं रखेंगे? यानी इस पूर्वांचल की रुखड़ी जमीन पर नंगे पांव चलते हुए यहां के लोगों ने अपने पांव में खून से रिश्ता हुआ मवाद भी देखा है और उस परिस्थिति को भी देखा है जहां पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं था और अपनी सियासत को पाने को ही मलहम बताने वाला हर कोई था। तो क्या उत्तर प्रदेश को एक नया पाठ पढ़ाने की दिशा में यह पूर्वांचल का इलाका जाएगा या नहीं जाएगा? यह भी सवाल है। इस इलाके में वोटरों की तादाद, इस पे हमारी रिसर्च टीम ने काम किया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खास तौर से निकाली है कि अगर छात्र रूठ गया और किसान रूठ जाए, सत्ता बदल जाएगी। बहुत साफ है, इसमें कोई दूसरे हिस्से में जाने की जरूरत नहीं। यानी किसान क्या जाति की बेड़ियों को तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो सत्ता बदल रही है। अगर जातियों में जा रहा है परिस्थिति तो फिर एक आमने सामने की परिस्थिति है, यानी मुकाबला बहुत सीधा हो चला है। क्योंकि पहली बार हमने एक शब्द सुना, यह शब्द पहले सुना नहीं जाता था। जो बीएसपी से जुड़े हुए मुसलमान थे, इससे पहले जो वोट डालते थे और मुसलमान बट जाते थे, उसको लेकर एक समीकरण खास तौर से गोरखपुर में निकल कर आया। यह बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमारी रिसर्च टीम ने दिया है। यहां पर एक चीज समझिए कि अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ चाहे सोच रहे हो कि सामने वाले में ब्राह्मण बट जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मण है और कांग्रेस का भी ब्राह्मण है। बीएसपी ने ख्वाजा शमशुद्दीन को खड़ा किया है तो अल्पसंख्यक वोट भी बढ़ जाएंगे और चंद्रशेखर आजाद है तो दलित वोट भी बढ़ जाएंगे। यह एक समीकरण हमने एक टेस्ट केस के तौर पर गोरखपुर को ही जानबूझ के चुना, पूर्वांचल को समझने के लिए। वहां पर जो अल्पसंख्यक वोट इससे पहले जाते थे मायावती के पास, पहली बार एक शब्द सुनाई दिया, इस बार वोट ही नहीं दुआ भी हमारे साथ है, हम दुआ भी दे रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता का दिशा में ही जाना है, नाम लेने की जरूरत यहां पर है नहीं। लेकिन जब आप वोट के साथ अपनी दुआ को भी जोड़ देते हैं तो इसका मतलब समझिए कि आखिर किस तरीके का यह चुनाव हो चला है और किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है जहां पर अपनी आइडेंटिटी और अपनी राजनीतिक साख को लेकर अगर नेताओं की लंबी फहरिस्त है तो दूसरी तरफ समुदायों की भी लंबी फहरिस्त है, अलग अलग समाज से जुड़े लोगों की भी लंबी फहरिस्त है जो ये मानकर चल रहे हैं कि 2022 का चुनाव उनके लिए जीने मरने के समान है। और यह जीने मरने की परिस्थिति सिर्फ चुनावी जीत हार या डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि सत्ता में आने के बाद जो पॉलिसीज इस देश ने देखी है, उस पॉलिसीज को लेकर जहां पर किसी के इस देश के नागरिक होने को लेकर भी सवाल होता है और हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपको यह रियायत और राहत देंगे, उसको लेकर भी सवाल होता है। केंद्रीय योजनाओं को लागू कराने को लेकर सरकार द्वारा जो लगातार अनगिनत सफलताएं बताई जाती है वह भी होता है और जमीन पर वह पहुंच नहीं पा रहा है लोगों तक, उसका दर्द भी समेटे हुए है। अलग अलग तरीके से अपने अनुकूल परिस्थिति को बनाने के लिए, परिस्थिति को गढ़ने के लिए जो राजनीतिक नेताओं के भाषण है उसको भी लोग लगातार सुन रहे हैं। पहली बार जो हुजूम है वह बेरोजगारी का हुजूम है, वह किसानों का हुजूम है, वह मजदूरों का हुजूम है, वह कुछ ना कर पाने की परिस्थिति का हुजूम है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ दुआ शब्द निकली थी कि हम वोट के साथ दुआ भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरा शब्द भी निकला, इस दौर में उम्मीद मर गई है। और हमारी उम्मीद मर गई तो ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं उनके पास भी अगर उम्मीद नहीं बचेगी तो फिर क्या होगा। ये शब्द जो है बीएचयू से निकला हुआ है। उम्मीदों का मर जाना, इससे खतरनाक यकीनन कुछ नहीं होता है। तो फिर पूर्वांचल की हवा बहेगी किस तरफ और पूर्वांचल की इस हवा का रुख क्या क्या तय करेगा, किस किस की राजनीति को उड़ा ले जाएगा, सिर्फ इंतजार कीजिए। क्योंकि 2 चरण बचे हैं। इस 2 चरण में पहले चरण में 57 सीट, दूसरे चरण में 54 सीट। और यह एक ऐसी राजनीतिक धार है जो किसी भी तलवार की धार से कहीं ज्यादा पैनी है। क्योंकि इस दौर के वोटिंग पैटर्न, जब हम कल आपसे जुड़ेंगे तो उस वोटिंग पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी रिसर्च टीम उसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। क्या पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का वोटर अपने आप को नहीं उत्तर प्रदेश को देख रहा है?
क्या पहली बार पूर्वांचल का वोटर उस चुनावी हवा से हटकर अपने जमीनी मुद्दों और अपने पांव को देख रहा है जिसमें से खून और मवाद लगातार रिस रहा है और कोई मलहम लगाने वाला नहीं है? यह कैसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने पर आमदा है क्या? यह भी एक सवाल है और इन सवालों का जवाब, छोटा सा जवाब, कल भी मिलेगा और 10 तारीख को तो पूरा जवाब मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।